हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स लेने वाले हैं राजस्थान के मार्च मंथ के। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन राजस्थान फॉर लोकसभा इन अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। तो जो अब लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें राजस्थान के लिए कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, तो इसका आंसर है 25। और अगर बात करें कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में राजस्थान के लिए टोटल 10 सीट्स हैं। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आप जो भी कोई उम्मीदवार होगा उसके लिए वोट करेंगे और फिर अगर वो जीत जाता है तो लोकसभा में जाएगा। लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं होता, उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जो भी हमारे राज्य में विधायक होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो वोटिंग करते हैं और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन जो है राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा के लिए टोटल सीट्स कितनी हैं राजस्थान के लिए, दैट इज़ 10। और जो ये लोकसभा इलेक्शंस होंगे हमारे राजस्थान में, ये 2 चरणों में होंगे। जो पहला चरण होगा वो 19 अप्रैल को होगा, 19 अप्रैल 2024 को होगा। और जो दूसरा चरण होगा वो होगा 26 अप्रैल 2024 को। जो पहला चरण है उसमें 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए 12 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसके लिए वोटिंग होगी। और जो 26 अप्रैल को जो मतदान होंगे उसमें जो 13 लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए वोटिंग होगी। और अगर टोटल वोटर्स की बात करें, जो कुल मतदाता हैं राजस्थान में, वो कितने हैं, 5.32 करोड़। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है, तो दैट इज़ प्रवीण गुप्ता। नेक्स्ट इज, इन हाउ मैनी फेजेस लोकसभा इलेक्शंस विल टेक प्लेस इन राजस्थान। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे राजस्थान में वो 2 चरणों में होंगे। और जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल 2024 को होगा, जिसमें जो 12 लोकसभा क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान में उसके लिए मतदान होगा। और जो सेकंड फेज है, जो दूसरा चरण है, वो 26 अप्रैल 2024 को होगा, जिसमें जो 13 लोकसभा क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान में उसके लिए वोटिंग होगी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो बाड़मेर में बनाए गए हैं। और अगर बात करें कि जो पिछली लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2019 में, अगर हम अब के जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसकी तुलना 2019 के लोकसभा इलेक्शन से करेंगे, तो इस बार लगभग 26 लाख जो वोटर्स हैं वो और ऐड हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस बार जो भी उम्मीदवार हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च कर सकते हैं प्रचार और प्रसार में, तो दैट इज़ 95 लैक्स। ये कुछ डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो ये डेटा हम देख लेते हैं। टोटल इलेक्टर्स, मतलब कि जो कुल मतदाता हैं राजस्थान में कितने हैं, 5.32 करोड़। जिसमें से जो पुरुष मतदाता कितने हैं, 2.77 करोड़। और जो फीमेल वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो कितनी हैं, 2.55 करोड़। और अगर बात की जाए कि ट्रांसजेंडर कितने हैं, तो वो हैं 616। और पीडब्ल्यूडी कितने हैं, मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स हैं, जो विकलांग वोटर्स हैं, वो हैं 5.73 लाख। और अगर बात की जाए कि 80 साल से जो ऊपर मतदाता हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 12.86 लाख। और जो 100 साल से ऊपर मतदाता हैं वो कितने हैं, 19,980, ठीक है। और जो 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं वो कितने हैं हमारे राजस्थान में, तो वो हैं दैट इज़ 5.74 लैक्स। और जो पहली बार वोट देंगे और जो कि 18 से 19 साल के बीच के हैं, तो वो कितने हैं, 16.3 लाख। और ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं राजस्थान में, तो दैट इज़ 25। जिसमें से जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं वो कितने होंगे, 18। और एसटी के 3 और एससी के 4। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सर्विस इलेक्टर्स कितने हैं राजस्थान में, तो दैट इज़ 1.41 लैक्स। सर्विस इलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। सर्विस इलेक्टर्स कौन होते हैं, जो कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जैसे कि पुलिस हो गए, जो कि फौजी भाई हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत दूर होती है ड्यूटी वाले दिन, तो वो वोट नहीं कर सकते। तो उनके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो वो वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट पेपर के थ्रू, दूसरा वो प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वो कोई बंदा चुनेंगे
और उनके बिहाफ पर जाकर वो बंदा जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग करेगा। इसको हम प्रॉक्सी वोटर भी कहते हैं। तो ये सर्विस इलेक्टर्स होते हैं। तो सर्विस इलेक्टर्स कितने हैं हमारे राजस्थान में? तो दैट इज़ 1.41 लैक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान हु आर एलिजिबल फॉर होम वोटिंग फैसिलिटी। तो घर से ही कौन लोग मतदान कर सकते हैं हमारे राजस्थान में इस बार, और ये पहली बार हुआ है राजस्थान में कि जो होम वोटिंग की फैसिलिटी है वो दी जाएगी। तो एक तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और 85 साल से ऊपर हैं, ठीक है, एक तो वो घर से वोटिंग कर सकते हैं। और एक जो 40% से ज़्यादा विकलांग हैं, उनको भी ये जो है होम वोटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। और इसके लिए उनको करना क्या होगा? उनको एक 12D फॉर्म भरना होगा। जिस दिन भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी उस दिन से लेकर 5वां दिन ख़त्म होने से पहले जो है वो ये फॉर्म भरेंगे, और ये जो फॉर्म है वो BLO को देंगे। इसके बाद उनको जो है होम वोटिंग की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस तरीके के वोटर्स कितने हैं हमारे राजस्थान में? तो दैट इज़ 11 लैक्स। Next is through which app voters can complain if there is any discrepancy in model code of conduct। तो एक ऐप बनाई गई है दैट इज़ सी विजिल। और इसमें होगा क्या कि मान लीजिए अगर आपको लगता है कि जो कोई उम्मीदवार है या फिर उसकी कोई पार्टी है वो आचार संहिता का जो है उल्लंघन कर रही है, तो इस एप्लीकेशन पर आप जाकर जो है एक कंप्लेंट जो है दे सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि विदिन 100 मिनट्स जो है आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो कौन सी ऐप बनाई गई है कंप्लेंट करने के लिए? तो दैट इज़ सी विजिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो है अखबारों में आई है इस बार हमारे, तो ये आपको ध्यान रखना है। Which campaign is launched by the State Election Commission to assist voters to see their names in voting list and to give other information related to election। तो एक कैंपेन, एक अभियान चलाया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और दैट इज़ आओ बूथ चले कैंपेन। और इस कैंपेन के तहत होगा क्या कि आप किसी भी बूथ पर जा सकते हैं और उस बूथ पर जाके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं, कौन सा आपका मतदान केंद्र है और आपके मतदान केंद्र में कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं खड़े हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आप इस अभियान के थ्रू किसी भी बूथ पर जाके ले सकते हैं। तो कौन सा कैंपेन चलाया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने? दैट इज़ आओ बूथ चले कैंपेन। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स एंड पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शंस विद क्रिमिनल रिकॉर्ड हैव टू पब्लिश देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉर हाउ मैनी टाइम्स। तो कोई भी उम्मीदवार है या फिर कोई पार्टी है जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस हैं, तो उनको 3 बार सूचना करनी होगी। और ये सूचना वो कहाँ कहाँ पर करेंगे? एक तो जो राष्ट्रीय स्तर का कोई समाचार पत्र है जिसकी 75,000 जो कॉपी हैं प्रतिदिन छपती हैं, एक तो ये सूचना उनको अपने क्रिमिनल केस के बारे में इन न्यूज़पेपर्स में देनी होगी। फिर उनको अपने क्रिमिनल केसेस की जो जानकारी है उस समाचार पत्र में देनी होगी जिसकी 25,000 प्रतियां जो हैं प्रतिदिन छपती हैं और जो कि स्टेट लेवल का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उनको किस में देनी है? एक टीवी चैनल पर देनी पड़ेगी जिसका जो प्रसारण है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होता है, ठीक है। और जो उनका ऐड होगा वो मिनिमम 7 सेकंड्स का होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, जो कैंडिडेट्स होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनको एक फॉर्मेट भरना होगा दैट इज़ C1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पार्टीज़ हैं विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उनको फॉर्मेट C2 भरना होगा। और ये भरकर उनको जो पब्लिशिंग एजेंसीज़ हैं जैसे कि समाचार पत्र हो गए और जो टीवी चैनल्स हो गए, वहाँ पर इनको जो है ये फॉर्मेट्स देने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम personnel of which department are included in the list of service voters। सर्विस वोटर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सर्विस वोटर्स वो होते हैं जो कि वोटिंग के दिन जो है एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अपना हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया या फिर वाटर डिपार्टमेंट हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी अगर कर्मचारी जो है वोटिंग के लिए चुना जाता है तो वो भी सर्विस वोटर्स के लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। इस बार पहली बार ये हुआ है कि जो मीडिया के कर्मचारी हैं उनको सर्विस वोटर्स की लिस्ट में जो है शामिल कर लिया गया है। और इनको भी वही सुविधा दी जाएंगी जो कि सर्विस वोटर्स को दी जाती हैं। 2 तरीके से ये मतदान कर पाएंगे, एक तो पोस्टल बैलेट पेपर के थ्रू
और थ्रू प्रॉक्सी वोटर, ठीक है। प्रॉक्सी वोटर वही होता है कि कोई भी बंदा चुन लेंगे और उनके बिहाफ पर जाकर जो है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट करेगा, इसको प्रॉक्सी वोटर कहते हैं। व्हाट इज सक्षम ऐप? सक्षम ऐप एक्चुअली उनके लिए बनाई गई है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स हैं, ठीक है। और इस ऐप के थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि एक तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि वो फिजिकली डिसेबल्ड वोटर हैं, ठीक है, और अपना मतदान केंद्र देख सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं। और अगर वोटिंग के दिन उनको ऐसी कोई सुविधा चाहिए जो कि वोटिंग के लिए बहुत एसेंशियल है, जैसे कि अगर उनको व्हील चेयर चाहिए, बिकॉज जो विकलांग है वो खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर के लिए, तो उनको व्हील चेयर जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट उसके लिए पहले उनको सक्षम ECI ऐप पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सक्षम ECI ऐप किसके लिए बनाई गई है? जो कि फिजिकली डिसेबल्ड वोटर्स हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। विच एप्लीकेशन इज यूज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन लोकसभा इलेक्शंस फॉर नॉमिनेशन, ठीक है। अब ये जो ऐप है ये उनके लिए बनाई गई है जो कि उम्मीदवार हैं जो कि लोकसभा इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप कंटेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन पर जाएंगे जिसका नाम सुविधा कैंडिडेट ऐप है, और इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसके बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये भी परमिशन ले सकते हैं कि आपको कोई रैली करनी है या फिर कैंपेनिंग करनी है। तो ये जो सुविधा ऐप है किसके लिए बनाई गई है? जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कौन सी स्टेट कर रही है? तो दैट इज़ राजस्थान। अब राजस्थान पहले नंबर पर आ गई है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कर रही है इस वक्त। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मार्च 2024 तक हमारे प्रदेश में कितने गीगावाट के जो प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल कर लिए गए हैं? तो दैट इज़ 24 गीगावाट, जिसमें 19 गीगावाट के जो प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी प्लांट्स हैं, और जो 5 गीगावाट प्लांट्स हैं वो कौन से प्लांट्स हैं? जो कि विंड एनर्जी प्लांट्स हैं, ठीक है। और हमारे प्रदेश ने एक टारगेट भी सेट किया है जो कि 90 गीगावाट के जो प्लांट्स इंस्टॉलेशन का है बाय 2030, यानी 2030 तक जो है वो 90 गीगावाट के जो प्लांट हैं वो इंस्टॉल करेंगे अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए। और दो इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है राजस्थान में? तो दैट इज़ बदला सोलर पार्क जो कि 2245 मेगावाट का है। आप जो है इसकी कैपेसिटी भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो बदला सोलर पार्क है जो कि लार्जेस्ट सोलर पार्क है हमारे राजस्थान में, उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। और लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है राजस्थान में? तो दैट इज़ इन जैसलमेर, और प्लांट का नाम क्या है? जैसलमेर विंड पार्क, और इसकी कैपेसिटी क्या है? 1064 मेगावाट। विच काउंसिल इन राजस्थान विल ऑर्गेनाइज IPL मैचेस? तो कौन सी काउंसिल है जो कि IPL मैचेस ऑर्गेनाइज कराएगी? दैट इज़ राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। इससे पहले क्या होता था कि जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन था वो जो है हमारे IPL मैचेस को ऑर्गेनाइज कराता था। बट जैसे ही सरकार बदली और BJP सरकार आई सत्ता में, तो उसने जो है अपना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो था उसको स्थगित कर दिया। अब जो IPL मैचेस है कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? दैट इज़ राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में बना हुआ है कि जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दैट इज़ इन 1957। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना 1957 में हुई है, और किसके द्वारा की गई है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। विच फाइटर प्लेन्स आर डेप्लॉयड एट नाल एयरबेस बीकानेर? पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नाल एयरबेस है वो कहाँ पर है? यह बीकानेर में है। और यहाँ पर जो तेजस मार्क 1A फाइटर प्लेन्स हैं उनकी तैनाती की गई है हाल ही में। और ये क्यों की गई है? क्योंकि जो MiG-21 और MiG-27 फाइटर प्लेन्स हैं वो फेज आउट कर दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा। तो इनके प्लेस पर जो है ये तेजस मार्क 1A जो फाइटर प्लेन्स हैं
उनको डिप्लॉय किया गया है। सिद्धांत 2.0 द मैथ फेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो एक सिद्धांत 2.0 मैथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दैट इज़ मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। और सहयोग किसने दिया है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जयपुर ने और एक साइंस क्लब जयपुर ने। तो ये एक मैथ फेस्टिवल था जिसमें जो स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो सिद्धांत 2.0 मैथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के द्वारा। The central government has approved how much amount for Rajasthan under the Raising and Accelerating MSME Performance RAMP program। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने 114.80 करोड़ जो है फंड्स रिलीज़ किए हैं। और ये किस लिए किया गया है, ताकि जो हमारे यहाँ पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं राजस्थान में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो टोटल कितना अमाउंट रिलीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 114.80 करोड़। और एक चार्ट मैंने बनाया है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, बिकॉज कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं ये कौन होती हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं 1 करोड़ का, मतलब जो वो प्लांट लगा रही हैं उसमें जो मशीन्स आई हैं, जो कच्चा माल वो खरीद रहे हैं, वो साल में कितना खर्चा कर रहे हैं उसमें, दैट इज़ 1 करोड़। और उनकी सेल कितनी है साल भर में, तो दैट इज़ 5 करोड़। इसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे होता है लेकिन जो टर्नओवर होता है वो 50 करोड़ का होता है साल भर में। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है साल भर में वो होता है 20 करोड़, और जो टर्नओवर होता है, जो कि सेल हो रही है, वो होती है 200 करोड़। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड रंग उत्सव एट विच थिएटर। तो ये थिएटर, पहली बात तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रंग उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। तो किस थिएटर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दैट इज़ रविंद्र रंगमंच। और रविंद्र रंगमंच है कहाँ पर, जयपुर में। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये मंच है, जो ये थिएटर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1963 को। और एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि जो इस बार मेन चीज़ थी इस उत्सव में, वो ये थी कि एक 10.5 फुट की हस्तलिखित कुरान जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले की गई है। तो ये जो तीनों नोट्स हैं आपको पता होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो ये स्थापना दिवस है इसका, ये आपको ध्यान होना चाहिए। एट विच थिएटर मरु नाट्य महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो जो मरु नाट्य महोत्सव है ये भी जो है रविंद्र रंगमंच पर ही होगा। और इस महोत्सव की खास बात क्या होगी कि यहाँ पर जो हिंदी, बंगाली और जो संस्कृत के जो नाटक हैं वो प्ले किए जाएंगे। तो खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि जो मरु नाट्य महोत्सव है वो रविंद्र रंगमंच पर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर द रोड डेवलपमेंट इन राजस्थान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कुछ फंड्स रिलीज़ किए हैं। तो कितने फंड्स रिलीज़ किए हैं, 972.80 करोड़। और ये किस लिए यूज़ होंगे, जो हमारे स्टेट की रोड्स हैं, एक तो उनको वाइड किया जाएगा, मतलब चौड़ा किया जाएगा और उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा। तो टोटल कितनी रोड्स जो हैं राजस्थान में चुनी गई हैं, तो दैट इज़ 31। आप ये आंकड़ा भी ध्यान रखेंगे। टोटल फंड्स कितने रिलीज़ किए गए हैं, 972.80 करोड़। और कितनी रोड्स चुनी गई हैं रेनोवेशन के लिए, तो दैट इज़ 31। नेक्स्ट इज खाटू श्याम जी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो करंट अफेयर्स से तो संबंधित है ही, और एक जो राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेले और त्यौहार जो हैं सिलेबस में शामिल हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो खाटू श्याम जी फेयर कहाँ पर लगता है। तो एक तो ये सीकर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और श्याम जो है वो श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम होता है।
और जो ये मेला है 12 दिन के लिए भरता है और कब से कब तक आयोजित किया गया है, 12 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मेले और त्योहार होते हैं, ठीक है, उनकी जो डेट्स हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूछी जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये मेला किस दिन आयोजित किया गया है। तो फागुन महीना है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है उस दिन जो ये मेला है भरता है। जो हिंदू कैलेंडर है उसमें जो मंथ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और जो दूसरा पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरे पक्ष में जो है मेला आयोजित किया जाएगा। तो कौन सी तिथि को आयोजित किया जाएगा? एकादशी तिथि को। Senior citizens aged between 60 and 80 will get how much rebate in roadways tickets? तो जो हमारा बजट था उसमें एक अनाउंसमेंट किया गया था और अब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कितने परसेंट रिबेट मिलेगा टिकट में? तो 50% रिबेट मिलेगा। यानी कि अगर 100 रुपये का टिकट है तो उनको सिर्फ 50 रुपये देने हैं, ठीक है। और पहले ये रिबेट कितनी मिलती थी? 30% की। मतलब उनको पहले अगर 100 रुपये का टिकट था तो 70 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब ये रिबेट बढ़ा दी गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो अब उनको 50% रिबेट दी जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड इन द पोखरन जैसलमेर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अभी ऑर्गेनाइज की गई है? तो दैट इज़ भारत शक्ति। और इसमें जो है तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। और ख़ास बात क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसलिए जो है ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और एक ख़ास बात और है कि जो हमारे भारत में ही जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वही इस एक्सरसाइज में यूज़ किए गए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि तेजस मार्क 1 है उसका भी यूज़ इस एक्सरसाइज में किया गया था। तो कौन सी एक्सरसाइज जो है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में ऑर्गेनाइज की गई थी? तो भारत शक्ति। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है वो लगभग 50 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और जो ये पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड फायरिंग रेंज है वो है चांदन, जहाँ पर मोस्टली मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। गोल्ड माइन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज सेट फॉर ऑक्शन? तो राजस्थान में ये पहली बार होगा कि कोई सोने की जो खदान है उसका ऑक्शन होगा। तो ये कहाँ पर होगा? बांसवाड़ा में, ठीक है। बांसवाड़ा में जो 2 सोने की खदानें हैं इनका ऑक्शन होगा। एक तो भूकिया जगपुरा में है और एक कांकरिया गारा माइन है। इन दोनों का ऑक्शन होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये पहली बार होगा कि ये इस तरीके का ऑक्शन होगा गोल्ड माइन के लिए। और जब ये ऑक्शन हो जाएगा तो ये पहली बार होगा कि जो गोल्ड माइनिंग है हमारे राजस्थान में होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। रिसेंटली महाशिवरात्रि मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट फेमस घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग टेम्पल। वेयर इज इट लोकेटेड? तो ये मंदिर कहाँ पर है ये आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर ये महाशिवरात्रि का मेला जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दैट इज़ इन शिवाड़, सवाई माधोपुर। और ये मेला कब आयोजित किया गया है? 8 मार्च 2024 को। और ये जो मंदिर है इसको हिंदू पुराणों के हिसाब से 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से डे को जो है ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया है? तो फागुन महीना है और कृष्ण पक्ष है और त्रयोदशी तिथि जो है उस दिन इस मेले का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रेस्पेक्ट कैंपेन प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच यूनिवर्सिटी? तो एक अभी कैंपेन हुआ था कुछ दिन पहले और दैट इज़ हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम। तो ये कौन से विश्वविद्यालय में हुआ है राजस्थान के? तो दैट इज़ इन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। और ख़ास बात यह है कि इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़, वो चीफ गेस्ट थे इसमें। और ये किस उपलक्ष्य में हुआ है? अभी हाल ही में हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये कैंपेन प्रोग्राम हुआ था।
और आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी किस दिन स्थापित की गई थी। तो 7 जून 2003 को जो है इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। तो कौन से विश्वविद्यालय में जो है अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रेस्पेक्ट कैंपेन प्रोग्राम हुआ है? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में। Recently, Chief Justice of India Dhananjay Y. Chandrachud announced to connect which court to Jodhpur High Court through video conferencing। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो हमारे CJI थे वो हमारा संविधान हमारा सम्मान प्रोग्राम में आए हुए थे बीकानेर में, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया है कि जो बीकानेर कोर्ट होगा उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है जोधपुर हाई कोर्ट से जोड़ा जाएगा। तो अब इससे होगा क्या कि जो बीकानेर कोर्ट के वकील होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली पैरवी कर पाएंगे कहाँ पर? जोधपुर हाई कोर्ट में। वहाँ पर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है फैसिलिटी उनको प्रदान की जाएगी। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी मेन बेंच कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। Recently, Government of Rajasthan has signed Memorandum of Understanding of rupees 1.6 lakh crore to produce how much electricity? तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद वेरियस एजेंसीज, और ये किस लिए साइन हुआ है? ताकि 31,825 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकें। तो कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम रीन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे, और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में साइन हुआ है? एक तो RVUNL जो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसका NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ करार हुआ है। फिर एक 3500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है RVUNL, कोल इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया के बीच में, ठीक है। और फिर एक 3325 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी है जो कि कोल से बनाई जाएगी, और इसके लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो किस किस के बीच में साइन किया गया है? एक तो RVUNL, NTPC, NLC इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि हम 31,825 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। For giving training to the youths of Rajasthan for Olympics, which mission will be launched by the government of Rajasthan? ठीक है, तो हमने एक मिशन तैयार किया है, दैट इज मिशन ओलंपिक्स 2028। और इसके तहत होगा क्या कि हम जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जो ओलंपिक्स है उनमें वो क्वालिफाई कर सकें। तो इस मिशन के तहत होगा क्या? एक तो गर्ल्स रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया जाएगा। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में, ठीक है। और एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर ही खेलो राजस्थान गेम्स भी है जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हमारे राजस्थान में। फिर एक हर संभाग पर एक हम खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे कि किस स्तर पर जो है ये खेल विश्वविद्यालय बनेंगे, तो संभाग स्तर पर ये बनेंगे। एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स इस्टेब्लिश होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? जयपुर में। और हर ब्लॉक स्तर पर हम खुशीराम बास्केटबॉल एकेडमी भी बनाएंगे। तो ये जो सारे नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि हम कौन सा मिशन तैयार करने वाले हैं, तो दैट इज मिशन ओलंपिक्स 2028। Recently, PM has inaugurated a section of Amritsar-Jamnagar Economic Corridor in Gurgaon. This expressway will pass through how many districts of Rajasthan? तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक एक्सप्रेसवे है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि अमृतसर से जामनगर तक जाएगा। तो ये हमारे राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से होके गुजरेगा? तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से होके ये गुजरेगा। और कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो एक तो हनुमानगढ़ है, फिर बीकानेर है, फिर जोधपुर है, फिर बाड़मेर है और फिर जालोर है, ठीक है। और राजस्थान में ये कहाँ एंटर करेगा? सांगरिया तहसील है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर ये एंटर करेगा। और टोटल लेंथ इस एक्सप्रेसवे की कितनी है? दैट इज़ 917 किलोमीटर। और राजस्थान में इस एक्सप्रेसवे की कितनी लंबाई है? तो दैट इज़ 637 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
7-year-old tigress Bhakti from Pune Zoo will be placed in which biological park of Rajasthan? तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किस बायोलॉजिकल पार्क में जो है ये टाइग्रेस छोड़ी जाएगी। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है बायोलॉजिकल पार्क, ये जयपुर में है। और ये किस उद्देश्य से वहाँ पर छोड़ी जाएगी? बिकॉज वहाँ पर टाइगर सफारी जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी शुरू की है। तो जो भी वहाँ पर सैलानी होंगे वो इस टाइग्रेस शक्ति को, टाइग्रेस भक्ति को जो है वहाँ पर देख पाएंगे। For how many districts of Rajasthan 500 electric buses are sanctioned for the public transport? तो अभी हाल ही में जो है 500 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं सैंक्शन की गई हैं और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जाएंगी? तो इसका आंसर है 7। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी? वो हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ई बसेस चलाई जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं किस डिस्ट्रिक्ट को दी जाएंगी? तो दैट इज़ जयपुर। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कौन देखेगा? तो ये देखेगा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये 500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। रिसेंटली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान फॉर मेकिंग डेवलपमेंटल पॉलिसीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बॉडी? तो एक बॉडी जो है वो बनाई गई है और ये किसकी तर्ज पर बनाई गई है? जो कि हमारा नीति आयोग है, ठीक है, उसकी तर्ज पर ये बॉडी बनाई गई है। तो दैट इज़ रीति। और इसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन हमारे जो सीएम होते हैं वो होते हैं। तो हमारे सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा, जो कि अब इसके अध्यक्ष होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? इंडिया जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये टारगेट सेट किया है कि 2047 तक जो है इंडिया को डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में लेके आना है। तो उसी की तर्ज पर हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया है कि 2047 तक हम भी जो राजस्थान है उसको डेवलप्ड स्टेट की कैटेगरी में लेके आएंगे। तो कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम्स हम लॉन्च करेंगे ताकि जो हमारा राजस्थान है वो डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आ सकें, ये सब जो काम होंगे इस बॉडी के होंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे ये कौन सी बॉडी है? तो दैट इज़ रीति। और इसका आप जो फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रखेंगे, दैट इज़ राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। अब एक स्कीम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, चर्चा में है। तो दैट इज़ गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और ये अनाउंस की गई थी हमारे बजट में दिया कुमारी के थ्रू। ठीक है, और या तो आप ये कह सकते हैं कि घोषणा की गई थी 8 फरवरी 2024 को, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो दैट इज़ ऑन 8 फेब 2024 को। और इसमें होगा क्या कि जो भी डेयरी ओनर्स हैं, जो भी पशुपालक हैं, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ब्याज मुक्त। ठीक है, और पहले फेज में जो 5 लाख डेयरी ओनर्स हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। और कितना जो फंड है वो रिलीज़ किया जाएगा इस स्कीम के लिए? तो दैट इज़ 150 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है। और किन किन चीज़ों के लिए जो है ये फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे? तो एक तो शेड कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, अगर किसी जो डेयरी ओनर को डेयरी इक्विपमेंट्स चाहिए तो उसके लिए पैसा ले सकता है। अगर उसको फॉडर यानी चारे वारे के लिए पैसे चाहिए तो वो पैसे ले सकता है इस स्कीम के थ्रू। तो कौन सी स्कीम है ये? गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। Recently, Government of Rajasthan has announced to establish export zone in how many districts? तो राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जाएंगे। और ये किस लिए बनाए जाएंगे? ताकि जो भी बंदे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको एनकरेज किया जाए एक्सपोर्ट करने के लिए। वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के हों। ठीक है, और ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक्सपोर्ट जोन बनाने का फैसला लिया है, ठीक है, ये किस चीज़ पर आधारित होगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी पर। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है राजस्थान की, उसने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट लिया हुआ है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो अब क्या करेंगे, जो ये प्रोडक्ट होगा
उसको अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे ताकि वो एक्सपोर्ट किया जा सके। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये एक्सपोर्ट जोन्स हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा हमारे राजस्थान की, तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बनाए जाएंगे। Recently, Adani Green Energy has started its solar plant of 180 मेगावाट इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। तो जो अदानी ग्रीन एनर्जी है उसने हाल ही में एक प्लांट स्टार्ट किया है। तो कहाँ पर स्टार्ट किया है? ये 180 मेगावाट का सोलर प्लांट तो जैसलमेर में स्टार्ट किया है। और पर्टिकुलरली अगर कहें तो ये देवी कोट है जैसलमेर में एक जगह, वहाँ पर जो है ये प्लांट को स्थापित किया गया है, उसका स्टार्ट कर दिया गया है। तो 25 साल के लिए जो है एक करार साइन किया है अदानी ग्रीन एनर्जी ने, किसके साथ में? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। और 25 सालों तक जो है वो ये बिजली देगा किसको? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स में से। ये फर्स्ट पार्ट है और जो फाइनल पार्ट है वो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।